हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ह्यूमन कैनवस ऑफिशियल। हमने अपने CUET 2026 पीजी साइकोलॉजी की जर्नी में यूनिट नंबर 1 को देखा। हमारी जो यूनिट नंबर 2 है उसमें हमने अपने टॉपिक्स, बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया और उसी सीरीज में आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और टॉपिक का नाम है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। आपने देखा कि हमने रिसर्च की जो हमारी सेकंड यूनिट है उसमें देखा कि हाइपोथेसिस क्या होती है, एक रिसर्च कैसे की जाती है या फिर एक रिसर्च की डेफिनेशन क्या होती है। इन सारी चीज़ों को हमने कवर किया और साथ ही हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज व्हाट इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व उसको भी देखा। उसी सीरीज में जो आज का टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो CUET PG में देखने को मिलते हैं। और जो टॉपिक है वो आपने देखा कि जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसमें हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। किसी भी जगह से कोई बेसिक पॉपुलेशन होती है तो पूरी पॉपुलेशन पे हम रिसर्च नहीं करते, उसके लिए हमें सैंपल कलेक्ट करना होता है। तो सैंपल कलेक्ट करने के लिए किसी भी रिसर्च में दो तरीके हैं। वन इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, सेकेंड वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है दैट इज व्हाट इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और उसके टाइप्स क्या क्या हैं। आपने देखा होगा कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है या फिर क्लस्टर सैंपलिंग, मल्टी स्टेज सैंपलिंग, ये बहुत सी सैंपलिंग्स को आपने देखा होगा। और आई होप ये बहुत ही कंफ्यूजिंग जो टॉपिक है ये बहुत कंफ्यूज करता है और जब भी हम इस टॉपिक को पहली बार पढ़ते हैं तो कभी भी ये सीधा हमें समझ में नहीं आता। बट आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बिल्कुल सीधे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि आप ये टॉपिक कभी दोबारा भूले ही ना। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो आई होप यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि व्हाट इज इसमें पहले हमारे पास है कि सैम्पलिंग टेक्निक्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैम्पलिंग की टेक्निक्स होती हैं। एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जो नॉन प्रोबेबिलिटी है वो अपने नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियो होगा आप उसमें देखेंगे और इसमें हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग है उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। आपने देखा कि दो तरह की जो साइकोलॉजी में डेटा होता है, वैसे तो 3 तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। वन इज क्वालिटेटिव, वन एंड द सेकंड इज क्वांटिटेटिव और एक मिक्स मेथड भी होता है। तो जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसमें क्वांटिटेटिव जो डेटा होता है जिसमें नंबर्स होते हैं उसको दिखाया जाता है। तो क्वांटिटेटिव जो सैंपलिंग है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, उसमें सिंपली उसकी डेफिनेशन क्या है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इन्वॉल्व सिलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स रैंडमली फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ensuring each member of the population has an equal chance of being chosen। कि जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं किसी भी बड़ी पॉपुलेशन से तो हमारा जो सैंपल होता है तो ensuring each member of the population, not sample, पॉपुलेशन के हर एक मेंबर के पास इक्वल चांस है कि वो हमारी रिसर्च के अंदर चुना जाएगा। इस तरीके से हम इसको देखते हैं, इक्वल चांस। आप यहाँ पे देखें, इक्वल चांस ऑफ बीइंग चूजन। ये गुड रिप्रेजेंटेटिव होती है पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। कैसे होती है गुड रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब है? यहाँ पे मान लीजिए आपकी पॉपुलेशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ बेसिक ट्रेट्स हैं जो हर एक पॉपुलेशन वहाँ की वहाँ उसमें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि 100 लोगों में जो ट्रेट्स हैं वो बाकी के, हो सकता है 10 लोगों में वो वहाँ पे पॉपुलेशन में ट्रेट्स ना देखने को मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो जो हमारा सैंपल होगा इसमें जो हम कलेक्ट करेंगे पॉपुलेशन के बीच से, वो सारी की सारी उन ट्रेट्स को रिप्रेजेंट करेगा जो कि पॉपुलेशन में होती हैं। बेसिकली ट्रेट्स का मीनिंग यही है कि कुछ बेसिक जो मान लीजिए ऐसी चीजें जो वहाँ की पॉपुलेशन में कॉमन है
तो हमने अपना सैंपल कलेक्ट कर लिया, लेकिन सैंपल में वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही, तो हो सकता है हमारी जो रिसर्च है वो गड़बड़ हो या फिर हमें सही अंदाज़ा ना लग पाए। इसीलिए जो वहाँ की पॉपुलेशन से हम सैंपल निकालेंगे वो गुड रिप्रेजेंटेटिव होगा। किसका होगा? पॉपुलेशन का। हमारी पॉपुलेशन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सैंपल में आएंगी, तो जो रिसर्च होगी वो हमारी अच्छी रिसर्च होगी। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसके अंदर हमारे पास टोटल 4 टाइप्स हैं। आपने जरूर ये नाम सुने होंगे कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, क्लस्टर सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। बहुत कंफ्यूजिंग लगता है स्टार्टिंग में। तो चलिए आज के वीडियो में हम ये सब धीरे धीरे कवर करते हैं और बहुत ही इजी तरीके से समझते हैं। सो आवर नंबर 1 इज सिंपल रैंडम सैंपलिंग। जो हमारी सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है उसके अंदर क्या होता है हम देखते हैं। मान लीजिए कि हमने 2000 लोगों का डेटा लेना है, 2000 बच्चों का डेटा लेना है। तो हम किसी स्कूल में गए, वहां पे हमने डिसाइड किया कि भाई क्लास जो हमारी 10th है उससे 12th के बीच, क्लास 10th और 12th और 11th, इन तीनों क्लास के बच्चों में से हमें 2000 बच्चे सिलेक्ट करने हैं और उन पे हमें रिसर्च करनी है। तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? सिंपल रैंडम सैंपलिंग का यूज हम करेंगे। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग का मान लीजिए कि हमारे पास 2000 सैंपल, हमारे पास टोटल वहां पे 2000 बच्चे हैं और हमें सैंपल में लेने हैं 100 बच्चे। तो n जो होता है उसका मतलब होता है सैंपल, कि हमारा सैंपल कितना है। पॉपुलेशन तो पूरी की पूरी, उस पर हम स्टडी नहीं कर सकते। सैंपल बेसिकली वो बच्चे हमने चुने जिन पे हम अपने एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं। तो हमारा जो यहाँ पे सैंपल है वो कितना है? 100 है। तो जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग होगी उसमें हम ये सैंपल कैसे चूज करें? 2000 बच्चों में से 1000 बच्चे कैसे हम निकालें, कौन सा मेथड हम लगाएंगे, वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग में हम क्या टेक्निक लगाएंगे कि ऑल स्टूडेंट विद 11th 10th रोल नंबर, ऐसे भी हम लगा सकते हैं। लेकिन वो क्या होगा, वो 10th हो गया तो मतलब फिक्स हो गया कि भाई 10th वाला बच्चा ही आएगा, जिसका 9th है उसका तो कोई चांस ही नहीं है। तो वैसा यहाँ पे नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या किया जाएगा, ये देखिए आपने कई बार देखा होगा कि लॉटरी सिस्टम निकालते हैं। कोई चिट का एक सिस्टम होता है कि सभी एक चिट्स जो नाम लिखकर डाल देते हैं और सबको उनमें से अपने नाम निकालने हैं। मान लीजिए हमारे पास 2000 बच्चे थे, तो हमने सबके नाम लिखे और एक बाउल लिया और उसके अंदर डाल दिया, और किसी एक बच्चे, छोटे बच्चे से कहा हमने, या फिर हमने खुद ही एक एक नाम निकाला जब तक कि 100 नाम पूरे नहीं हो जाते। तो वहां पर जो हमने 2000 बच्चों की सीट्स एक बाउल में डाली, तो आप मुझे ये बताइए कि हर बच्चे के पास एक इक्वल चांस है कि नहीं, कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि पर्टिकुलर मुझे पता है किस चिट पे कौन सा नाम है, नहीं, वहां पे इक्वल चांस है, इक्वल चांस ऑफ एवरी स्टूडेंट to be selected as an sample, to be part of the sample। उसी को हम बोलते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। हर बच्चे के पास चांस है सिलेक्ट होने का। लेकिन जो हमारी सैंपलिंग होती है, इसको हम अच्छे से समझे। मान लीजिए कि 2000 बच्चे हैं हमारे पास, उनको हमने एक बाउल बनाया और उनके जो चिट्स थे उसमें डाले, और किसी एक बच्चे से कहा, उसने वो चिट्स वहां से बाहर निकाले। तो हर बच्चे के पास, 2000 बच्चों के पास इक्वल चांस है, जब तक ये 100 चिट्स पूरी नहीं हो जाती। तो 2000 में से कोई भी रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं हम। तो इन चांस को हम क्या बोलते हैं? 1/n। कि तो यहाँ पे क्या होगा? 1/2000। तो जो हमारी सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है वो भी 2 टाइप्स की होती है। क्या 2 प्रकार होते हैं? नंबर 1 विद रिप्लेसमेंट, या फिर आप देख सकते हैं नंबर 1 विद रिप्लेसमेंट एंड नंबर 2 विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपने 2000 जो बच्चों की चिट्स बनाई थी वो एक बाउल में डाली, ठीक है। लेकिन अगर आप हर बार उस बाउल में से एक चिट निकालते हैं और रख लेते हैं अपने पास, आपने उस चिट को रख ली, तो कितने चिट्स उस बाउल में पीछे बच गई? कितनी बच गई?
1999, राइट। तो अगर आप वो चिट अंदर नहीं डालेंगे तो क्या हर बच्चे के पास दोबारा से इक्वल चांस होगा? तो विद रिप्लेसमेंट में हम क्या करेंगे, जो चिट एक बार निकाली हमने, नाम बोला, उसी को वापस डाल देंगे। अगर वो दोबारा रिपीट होती है तो उसको हम स्किप कर देंगे और दूसरी चिट निकाल लेंगे। तो पुट एवरी चिट अगेन इन बॉल आफ्टर पुटिंग आउट सो देयर कैन बी इक्वल चांस। तो हर बच्चे के पास हर बार इक्वल चांस होगा टू बी सिलेक्टेड एज एन सैंपल। एंड सेकेंड वन, विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट, मान लीजिए कि हमने एक चिट निकाली, हमने रख ली, वापस हमने उस जो बॉल था उसमें हमने चिट को नहीं डाला, दूसरा बच्चा है उसकी भी बाहर रख ली, तो भाई जो बाकी के बच्चे बच गए उसमें से ये 2 चांस तो खत्म हो गए ना। तो कैसे, एक बार अच्छे से समझते हैं कि 1 बाई, हमारे पास 2000 बच्चे हैं। जब पहला बच्चा चिट निकालने गया तो उसके पास चांस था 1 बाई 2000, इक्वल चांस। अगर हमने रिप्लेसमेंट नहीं की तो बाकी की चिट्स कितनी बच गई, 199। एंड ये दोबारा से हमने रिप्लेस नहीं की तो क्या बच गया, मतलब कि थर्ड जो बच्चा होगा उसके पास ये चांस है 1 बाई n कितना है, 1998, यानी कि 2000 इक्वल चांस नहीं है। सो विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब चिट को वापस नहीं डाला गया, और विद रिप्लेसमेंट मतलब चिट को वापस डाला गया, यानी हर बच्चे के पास 1 बाई nth जो चांस होगा वो होगा। सो आई होप आपको सिंपल रैंडम जो सैम्पलिंग है वो अच्छे से समझ आई होगी। अब हम देखते हैं अपना सेकंड मेथड। अगर आपके कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सेकंड जो हमारी सैम्पलिंग टेक्निक होगी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर, वो होगी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ये जो सैम्पलिंग हमने ऊपर देखी, इसमें मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनमें होमोजेनियस, वो जो हमारी हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जो देखा उसमें जो हमारी सैम्पलिंग है या हमारी जो पॉपुलेशन है इसके अंदर, वो मोस्टली कैसी होती है, होमोजीनियस होती है। मतलब कि हमारी सैम्पलिंग में कुछ बेसिक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक इंसान दूसरे से ऑलमोस्ट मैचिंग वैसा असर। लेकिन जो स्ट्रेटिफाइड हमारी सैम्पलिंग है वो उन्हीं पे की जाती है, उन्हीं लोगों पे की जाती है जहाँ पे हेट्रोजीनस पॉपुलेशन होती है, मतलब हर इंसान अलग अलग होता है, पॉपुलेशन में एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल भी नहीं होती, वहाँ पे हेट्रोजीनस पॉपुलेशन उसको बोला जाता है, यानी कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, कि हर इंसान की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो बिहेवियर है वो एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं होता और वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है हमारे पास, उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि मान लीजिए जो ग्रुप्स हमने बनाए कि भाई हमने 2000, या फिर यहाँ पे एक एग्जांपल, उससे पहले हम ये देखने कि इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग फर्स्ट चूजन पॉपुलेशन सेम एंड कलेक्ट सैंपल, कि भाई हमने अपनी पॉपुलेशन देखी, उससे सैंपल कलेक्ट कर लिया, सिंपल रैंडम तरीके से हमने उसको सैंपल कलेक्ट किया। इसमें भी वही पीछे वाला मेथड हम यूज करेंगे एक बार के लिए, लेकिन सिलेक्ट करने के बाद हम उसको सब ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, उसके भी सब ग्रुप्स बनाएंगे। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि हर इंसान की एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो हम सब लोगों पे एक जैसी चीज लागू नहीं कर सकते, इसीलिए हम डिफरेंट ग्रुप्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखते हैं कि हमारे पास 10,000 लोगों का एक कॉलोनी में सैंपल है कि भाई हमें 10,000 लोगों पे स्टडी करनी है। तो जो हमारी 10,000 यहाँ पे है वो क्या है, पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन में से सबसे पहले हम परसेंटेज मतलब अलग अलग छोटे छोटे सब ग्रुप्स, मान लीजिए कि 10,000 एक कॉलोनी में लोग हैं, तो ये तो है नहीं कि भाई हम सब पे एक जैसे रिसर्च कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे बूढ़े लोग भी हैं, मिडिल एज के लोग हैं, यंग एज हैं, बच्चे हैं, तो सब में से हम इक्वल या फिर जो भी रेशो हम रखना चाहें उस रेशो में जो हमारा सैंपल होगा, ये देखिए आप
उसको हम क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो जो सैंपल को कैसे कलेक्ट करेंगे कि मान लीजिए 10,000 की पॉपुलेशन थी, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे ओल्ड एज के लोग हैं वो 30% इस पॉपुलेशन में इंक्लूडेड हों। तो 10,000 का 30% हम यहाँ पे निकालेंगे तो वो कितना होगा, 10,000 का 30% जब हम निकालेंगे तो वो क्या होगा 3,000, एंड 5,000 यंग एज के लोग ले लेंगे तो वो कितना होगा हमारे पास 50%, 30%, 10% मिडिल एज के लोग। और ये किस में से ले रहे हैं, 10,000 पॉपुलेशन के अंदर से हम ये डेटा अपना सैंपल सिंपल रैंडम तरीके से निकाल रहे हैं, चिट के या बॉल के माध्यम से या किसी भी तरीके से हम इसको निकाल रहे हैं। चिल्ड्रन के ऊपर मिडिल एज 10 यानी कि 3,000 जो ओल्ड एज के लोग, यंग एज के 5,000, 1,000 ऐसे हमने अपना सैंपल जो है वो कलेक्ट कर लिया। ये हमने एक ग्रुप बना लिया। तो अब 3,000 जो लोग हैं हम उसको भी एक छोटे सब ग्रुप के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं। सिंपल रैंडम तरीका यहाँ पे अपनाएंगे। ग्रुप बनाया, पॉपुलेशन ली, उसका हमने एक अलग से ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का एक और ग्रुप बनाएंगे ताकि सैंपल जो हो वो छोटा हो और अच्छे से डेटा इजीली कलेक्ट। डेटा में बेसिकली टाइम लगेगा लेकिन जो डेटा हमारे पास आए वो जो हमारी 10,000 की पॉपुलेशन थी उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मैच हों। ग्रुप्स हम बनाएंगे। तो किस बेस पे हम डेटा लेंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास 1/k लिया जाता है। तो 3,000 हमने किसके बेस पे लिया, 10,000 के बेस पे हमने यहाँ पे 3,000 लिया। तो अब मान लीजिए कि हम 1,000 लोगों का ही सैंपल, फाइनल जो सैंपल है वो 1,000 लोगों पे निकालना चाहते हैं। तो जो 1,000 लोगों का यहाँ पे सैंपल होगा वो किस बेस पे निकालेंगे, सेम 30, 50, 10%। तो यहाँ पे कितना होगा 1,000 का, ये हम रैंडम डेटा है, ये अजम्पशंस है जो मैंने एज्यूम किया है। यहाँ पे कोई भी डेटा हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। तो 1,000 का यहाँ पे आपने 30 निकाला, यहाँ पे कितना निकाला देखिए नीचे मैंने निकाला 30% निकाला, 50% निकाला, 10% एंड 10%। तो ये जो डेटा है हमारा ये क्या है, फाइनल डेटा है। ये जो सैम्पलिंग टेक्निक है ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है क्योंकि यहाँ पे सब लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड होती हैं। ये नहीं कि रैंडमली गए और लोगों के पास चिट्स उठाई और आते गए लोग और हम डेटा लेते गए, नहीं। हमने जो ओल्ड एज था उससे अलग डेटा लिया, यंग एज से अलग डेटा लिया, मिडिल एज का अलग और चिल्ड्रंस का अलग। तो जो फाइनल जो डेटा हमारा यहाँ पे आया वो किस बेस पे हमने लिया, 1/k। हर इंसान के पास कितना चांस था, 1/k चांस था हमारे सैंपल में सिलेक्ट होने का। यहाँ पे k कितना चांस है, मान लीजिए कि यहाँ पे ये है 10,000 हमारी पॉपुलेशन थी तो शुरुआत में हम 30% डेटा लिया। ये देखिए आप 10,000 का 30% लिया तो यहाँ पे क्या चांस है, 1/3000। हर इंसान के पास 3,000 पे हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग करेंगे। कितने लोगों के लिए, 3,000 लोगों के लिए इन 10,000 बट ओनली फॉर ओल्ड एज पीपल। ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे बेसिकली। सो आई होप ये मेथड जो है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट मेथड देखते हैं, दैट इज क्लस्टर सैंपलिंग या फिर मल्टी सैंपलिंग। जो क्लस्टर सैंपलिंग होती है व्हेन वी वांट टू कवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया टू अप्लाई। मान लीजिए कि हमें कोई पॉलिसी अप्लाई करनी है या फिर कोई काउंसलर हमें अप्लाई करना है, तो ये बेसिकली जो जियोग्राफिकल एरिया होते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से, उस पे ये जो सैंपलिंग टेक्निक है क्लस्टर सैंपलिंग ये यूज की जाती है। तो मान लीजिए कि हमें एक काउंसलर हमें अपॉइंटेड करने हैं हरियाणा के स्कूल्स में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रैंडमली 5 जो डिस्ट्रिक्ट्स है हरियाणा में उनको चूज कर लेंगे। सो मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा के उनको चूज किया। 4 मान लीजिए 4 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने
चूज किया। सो सबसे पहले हमने क्या सोचा, डिस्ट्रिक्ट। उसमें हमने ये डिस्ट्रिक्ट्स चूज किए, 4 डिस्ट्रिक्ट्स। आप देख सकते हैं किसी लोगों पे नहीं हुआ, बेसिकली ये हम अप्लाई करने एरियाज पे, जियोग्राफिकल एरिया। उसके बाद हम पंचायत गए, इनकी जो सबसे बड़ी पंचायत, विलेजेस, वहाँ पे हमने सेलेक्ट किया। 5 स्कूल हमने सेलेक्ट किए। उसके बाद उन 5 स्कूलों में हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के तरीके से अच्छे से वहाँ से डेटा सैंपल कलेक्ट किया। 20 स्कूल्स हो गए टोटल, 5 5 5 5। तो 10 स्टूडेंट फ्रॉम ईच स्कूल, जो हमने 20 स्कूल्स सिलेक्ट किए उसमें से हमने हर स्कूल से 10 बच्चे लिए। तो हमारे पास टोटल कितना सैंपल हो गया, 200। कि भाई एक जगह थी, उस जगह में से हमने छोटे छोटे पार्ट्स में ज्योग्राफिकल एरिया से निकाला, और उसके भी छोटे पार्ट्स में हम गए और उसके भी एक एक स्कूल से। तो आप देख सकते हैं कितना फैलाव है, मतलब ज्योग्राफी के हिसाब से हमने एक एक स्कूल्स में गए, वहां पे हमने छोटे छोटे क्लस्टर का मतलब बेसिकली क्या होता है, ग्रुप में अलग अलग हम इसके क्लस्टर्स में जाते गए, एरिया में अलग अलग तरीके से हमने उसकी जो पॉपुलेशन थी उसको डिवाइड किया, और वहाँ पे जो आखिर था उसमें हमने सिंपल रैंडम जो सैम्पलिंग है वो अप्लाई की। अब हम देखते हैं अपना लास्ट मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो जो हमारा लास्ट मेथड है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, वो क्या है, सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग बेसिकली होमोजेनियस पॉपुलेशन पे की जाती है। होमोजेनियस पॉपुलेशन मतलब एक जैसे लोग, जो पॉपुलेशन होगी उसमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग हैं। तो मान लीजिए कि आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे बेगर्स, भिखारी बैठे होते हैं, जो लोग भीख मांगते हैं। बेसिकली बेगर्स डोंट प्रमोट एनी बेगर। उनको आप खाने पीने की चीजें बेसिक दे सकते, उनको आप खाने पीने की चीजें बेशक दे सकते हैं, बट लाइक लेट इट बी नाउ। सो लेट 500 बेगर्स, हमने 500 बेगर्स ले लिए। ये एक सच्चाई है जिससे हम लाइक ये नहीं कह सकते कि हम छुपा लें या फिर इसको डिस्कस ना करें, ये एक सच्चाई है जिसको हम स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये एग्जिस्ट करती है। हम बेसिकली इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये एग्जिस्टेड है। सो लेट 500 बेगर्स, स्मॉल पॉपुलेशन हमने ली। तो जो अलग अलग रेलवे स्टेशन है जहाँ पे बेगर्स हैं, मोस्टली उनके कैरेक्टरिस्टिक सेम ही हैं। वो एक ही तरीके से, एक ही ट्रिक्स लगाकर, या फिर उनका जो लाइफस्टाइल है वो ऑलमोस्ट सेम ही है सबका। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमने 500 लोग वहाँ से जो अलग अलग स्टेशन थे या कहीं से भी 500 बेगर्स हमने ले लिए। तो जो हमने यहाँ पे क्या किया कि सब लोग एक ही जैसे हैं, 500 लोग जो उसमें हैं बेगर्स वो एक ही जैसे हैं, उनकी लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट सेम है। तो हम क्या करेंगे, हर 500 में से उनको 1 2 3 5 ऐसे लेबल कर देंगे सबको, और उसमें से हर 5th इंसान को, या फिर हर 10वें इंसान को, या फिर हर 2nd, या फिर 3rd या 5th, मान लीजिए आप 5th बेगर को हम उसमें चूज कर लेंगे। तो टोटल हमारे पास हमने 50 लोग, एन मतलब हमारा सैंपल 50 लोगों का लेना है, तो हर 5th बेगर को हम चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, के से, या फिर nth नंबर, kth नंबर। तो हम यहाँ पे 5 लेने, तो हमारा k क्या होगा, 5 होगा, और nth नंबर क्या होगा, 5 होगा। Not everyone has equal chance, but chance of all member can be calculated. हर मेंबर के पास इक्वल चांस तो नहीं है क्योंकि 5th इंसान को हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं। सो ये थे हमारे सैम्पलिंग के जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसके मेथड्स, जिनमें से सवाल आपको जरूर देखने को मिलते हैं क्योंकि ये बेसिक्स हैं। और अगर साइकोलॉजी में हमारे बेसिक्स ही कवर नहीं होंगे तो हम जो बड़े थ्योरीज हैं या फिर रिसर्च के अच्छे जो मेथड्स हैं उनको नहीं समझ पाएंगे। सो आई होप आज का जो वीडियो था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व एवरी डाउट। सो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग।